तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 चैप्टर 12 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। ये जो चैप्टर है इसका 2 सेशन हो चुका है और मैं चाहूंगा कि वो दोनों सेशन को ये सेशन के पहले ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, और नोट्स लिखते चलो। सारे पीपीटी के नोट्स अगर आपने लिख लिया तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो ज़रूर इसको पूरा एकदम अच्छे से लिख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, मज़ा आने वाला है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज फूड वेब। ओके, तो जरा ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं हम लोग कि फूड वेब फॉर्मेशन कौन किसको खा रहा है भाई, है ना। सो फूड चेन आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। तो जितने भी फूड वेब है, फूड चेन है, दे आर इंटरलिंक्ड। जब वो इंटरलिंक्ड है तो उनका ही जो हम लोग स्टडी करते हैं, सो जो लिंकिंग है दैट इज फूड वेब। ओके, सो फूड चेन आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क कॉल्ड फूड वेब। तो फूड चेन जो है एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी फूड चेन है वो कोई ना कोई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। सो दैट नेटवर्क इज नोन एज व्हाट, फूड वेब। ईच ऑर्गेनिज्म में बी ईटन बाई, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या एक से ज्यादा और अलग दूसरा ऑर्गेनिज्म से खाया जाता है। अब जैसे कि आप देखो, अब सिंपल सा अपना ही एग्जाम्पल ले लो। मुर्गी आप भी खाते हो और दूसरा जानवर भी खाते हैं उसका मीट, ठीक है। प्लांट्स को बहुत सारा जो अलग अलग हर्बीवोरस है वो भी खाते हैं, और प्लांट्स को इंसेक्ट्स भी खाते हैं, प्लांट्स के पत्ते को हमने देखा हुआ है ना। सो ये जो फूड चेन होगा, अलग अलग फूड चेन, वो कोई ना कोई एक लिंक से जुड़ी हुई होगी। सो दैट लिंक, दैट नेटवर्क फ्रॉम विच दिस ऑल टाइप ऑफ फूड चेन्स आर रिलेटेड इज अ फूड वेब। सो हर एक ऑर्गेनिज्म एक या उससे ज्यादा और दूसरे दो या दो से ज्यादा दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाया जाता है। अब फूड वेब शोज कंप्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप इन द इकोसिस्टम। सो फूड वेब क्या बताता है तुमको? इट ऑलवेज शोज कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशन, कि कौन किसको खा रहा है। तो वो जो रिलेशन है वो फूड वेब बताता है इकोसिस्टम में। सो फूड वेब शोज कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम। मोर रियलिस्टिक representation of how organism interact for food is shown by this food web. So ज्यादा रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो फूड वेब ही तुमको दिखाता है, दैट इज हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट ईच अदर फॉर फूड। फूड के लिए उनका ये ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, ये फूड वेब ही बताता है। सो मोर रियलिस्टिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर फॉर फूड इज गिवन बाय दिस फूड वेब। डीकंपोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। मतलब मिट्टी में मिल गया, कोई सड़ा गला पार्ट है वो मिट्टी में कैसे मिलता है? वो डीकंपोजर्स के द्वारा मिट्टी में मिलता है। हमको मालूम है सड़ रहा है,
उसके ऊपर कौन एक्ट करता रहेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करता रहेगा और उसको मिट्टी में मिला देता रहेगा। सो डीकम्पोजिशन जो प्रोसेस है उसको ही हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स डूइंग इट आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स और सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स ये डीकम्पोजिशन का काम करता है, दैट द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन इज डीकम्पोजिशन। सड़ा गला मांस जो भी चीज है वो मिट्टी में मिल जाता है। वो क्यों मिट्टी में मिलता है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते रहते हैं। सो दैट जो डीकम्पोजिशन हो रहा है, जो प्रोसेस डीकम्पोजिशन हो रहा है, वो कौन करता है? डीकम्पोजर्स करते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसको ही हम डीकम्पोजर्स को ही हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड many nutrients in soil comes from decomposition process। अब प्लांट्स जो है वो सॉइल में उगते कैसे? सॉइल से न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं? सॉइल को न्यूट्रिशन मिलेगी जब कोई सड़ा गला चीज डिकम्पोज होता है। चाहे वो सड़ा गला प्लांट हो तो उसको डीकम्पोजर क्या करता है? डिकम्पोज करता है, उसका न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिला देता है। वैसे ही सड़ा गला मांस है, हड्डी है, तो उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? डीकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उसका न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिला देते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में है वो किसको मिलती है? प्लांट्स को मिलती है थ्रू दैट सॉइल। So plants grow in soil and many nutrients come from the soil from decomposers। So ये जो प्रोसेस चला डिकम्पोजिशन का, उसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स मिला प्लांट्स को। ठीक है। So plants grow in soil and many nutrients in the soil come from decomposition process। Decomposers play important role in recycling nutrients back to the environment। Decomposers play important role in recycling nutrients back to the environment। So decomposers, अब ये जो साइकिल चल रहा है, decomposers एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो साइक्लिंग में, रिसाइकलिंग प्रोसेस में डीकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आप सिंपल सोचो, प्लांट्स मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में गए, प्लांट्स से फिर एनिमल्स में, प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, फिर एनिमल्स मरे या उनको हायर एनिमल्स ने मारा, तो वापस से ये मिट्टी सब न्यूट्रिएंट्स ले चुकी है तो वापस मिलेगा कैसे? जो मरे, dead and decaying bodies, they are decomposed by the decomposers। they are decomposed by the decomposers और फिर वो decomposition process में जो nutrients हैं वो वापस से soil में आ गए। So decomposers plays important role in recycling nutrients back to the environment। So environment को वापस से वो nutrients देने का जो रोल है वो कौन निभाता है? डीकम्पोजर्स निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वापस से एनवायरनमेंट में चले जाए। in nature nothing is wasted and everything is reused through this process। इससे ये पता चलता है कि नेचर जो है कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करने देता। in nature nothing is been wasted। कोई भी चीज नेचर में वेस्ट नहीं होता, सारे चीजें ये रीयूज हो जाती हैं। ये जो साइकिल चलते रहता है इसकी वजह से रीयूज हो जाती है। तो यही प्रोसेस से वापस से एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में बैक हो गया। ये तो बात समझ में आती है। इन द नेचर नथिंग इज वेस्टेड एंड एवरीथिंग इज रीयूज्ड थ्रू दिस प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है उससे वापस से जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में चला गया, एनवायरनमेंट में चला गया।
सो नथिंग इज बीन इन्वेस्टेड बाय द नेचर। अब एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स देखो जरा। मशरूम्स आर फंगाई दैट डिकम्पोजेस डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो आपको पता होगा मशरूम जो है एक फंगाई है जो डिकम्पोज करता है, और वो उगता किसके ऊपर है? हाँ, ऑर्गेनिक मैटर पे या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फफूंदी उगती है। फफूंदी मीन्स व्हाट? दिस फंगाई। सो मशरूम जो उगता है, आपने देखा रहेगा एक पैकेट आता है, उसके ऊपर पानी मारते हो, वो सड़ता है, फिर उसके ऊपर वो मशरूम उगता है। तो मशरूम की खेती भी देखोगे तो आप वैसे ही तरीके से होती है। डेड एंड डिकेइंग चीज़ प्लास्टिक में भरी हुई रहती है, लेकिन वो खाने वाला मशरूम होता है। तो वो वहाँ से उसकी वो मशरूम क्या आता है? फंगाई है जो उसको डिकम्पोज करता है और वो मशरूम बनता है। सो मशरूम इज अ फंगाई दैट डिकम्पोज्ड डेड ऑर्गेनिक मैटर। Bacteria breaks down dead plants and animals into simpler substance। जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? तोड़ता है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को into simpler substance। So bacteria is again a decomposer। Beetles and flies helps decomposes animals waste like elephant dung। So beetles देखा रहेगा ना, वो गोल गोल ऐसा, हमारे इधर गो किरवा बोलते हैं यार उसको। अब गांव में चले जाओगे तो ऐसा गोल गोल, ऐसा डंग को ऐसा गोल गोल बना के वो लेके जाते रहता है रोल रोल करके। सो दैट इज बीटल्स एंड फ्लाइज। बैठे बैठे जो रहते हैं वो भी डिकम्पोजिशन का ही काम करते रहते हैं। सो बीटल एंड फ्लाइज हेल्प डिकम्पोजर्स एनिमल्स वेस्ट लाइक एलिफेंट डंग। सो एलिफेंट डंग जो है, गोबर एलिफेंट का, वो भी डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है? बीटल्स एंड फ्लाइज ही करते हैं। सो ऐसे ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं वो डिकम्पोजिशन का काम भी करते हैं। सो दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द एनवायरमेंट। दैट all these organisms helps in recycle nutrients back to the soil। ये तो हमको पता चल गया कि सॉइल अगर डिकम्पोजर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, कोई भी डेड एंड डिकेइंग बॉडी है उसको क्या करता है? डिकम्पोज करता है इन द प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। एंड उस दौरान वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में वापस से देता है, है ना, बैक टू द सॉइल चला जाता है। सो दिस रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स का काम जो है ना, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो डिकम्पोजर्स निभाते हैं। ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू द नेचर और बैक टू द सॉइल। अब ये देखते हैं कास्केड इफेक्ट क्या है। वन स्मॉल चेंज कैन लेड टू मेनी अदर इन द इकोसिस्टम। छोटी सी चेंज जो है वो बहुत बड़ी चेंज ला सकती है इकोसिस्टम में। वन स्मॉल चेंज लेड टू मेनी अदर इन द इकोसिस्टम। एक छोटा सा चेंज बहुत सारा चेंजेस इकोसिस्टम में ला सकता है। बहुत सारा अलग और भी चेंजेस इकोसिस्टम में ला सकता है। एग्जाम्पल, मेनी प्लांट्स इन पॉन्ड स्टार्ट्स डाइंग बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। बहुत सारा प्लांट्स जो है वो पॉन्ड्स में मरने लगते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉपुलेशन बोल रहा, पॉल्यूशन है ना। एक मरा तो बहुत सारे मरना चालू कर देते हैं। सो मेनी प्लांट्स इन द पॉन्ड स्टार्ट डाइंग बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो एक स्मॉल चेंज आया पॉल्यूशन का और सारे अपना प्राण त्यागने लगे पॉन्ड में, है ना। सो पॉन्ड में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया पॉल्यूशन में, तो पॉन्ड पॉल्यूट हो गई। उससे सारे पत्ते, सॉरी झाड़ उसके अंदर के पॉन्ड के वो मर गए, सारे पेड़ मर गए।
सो स्मॉल चेंज था, जो दूसरा चेंज मतलब एक चेंज किया, चेंज हुआ पॉन्ड में तो बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट दिखा हमको, मतलब उसमें भी प्लांट्स में भी चेंज आने चालू हो गए। विथ फीवर प्लांट लेस ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस इन द वाटर। जितना कम प्लांट्स होंगे उतना कम, देखो सब साइकिल सोचो, पॉन्ड्स में पेड़ मरे, पहले क्या हुआ, पॉन्ड गंदा हुआ, पल्यूट हुआ, तो पॉन्ड्स के पेड़ मरना चालू हो गए। पॉन्ड्स के पेड़ मरना चालू हो गए तो ऑक्सीजन जो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा था वो कम हो जाएगा। अब कम हो गया तो पॉन्ड के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर जाता है। सो विथ फीवर प्लांट लेस ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द water. This led to the drop of fish population in that water body. तो भैया अगर पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लेवल गिर गई है पानी की, पॉन्ड की, तो क्या होगा, फिश का पॉपुलेशन भी गिर जाएगा। ठीक है। रिडक्शन इन फिश पॉपुलेशन हैज कास्केडिंग इफेक्ट। रिडक्शन इन फिश पॉपुलेशन, जो फिश का पॉपुलेशन था जो रिड्यूस हुआ, दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। देयर विल बी लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द पॉन्ड। सो पॉन्ड में जो कंज्यूमर हो गए वो कम हो गए, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो प्रोड्यूसर्स कम हो गए। So there will be less number of producing consumers in the pond. As a result, insect will increase in the number. तो इससे क्या होगा, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, फिश की पॉपुलेशन कम हो गई तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब these insects will spread to the nearby farmland and affecting the crop. ये क्या करेगा, आसपास के फार्मलैंड में ये पसर जाएगा, ये जो इंसेक्ट्स थे, और क्रॉप के पैदावार पे इफेक्ट पैदा होगा। ये चेन रिएक्शन चालू हो गया है ना। बात समझ में आ रही है? वापस से देखो मतलब क्या हुआ, अभी कास्केड इफेक्ट से क्या हुआ भैया। एक छोटा सा चेंज होगा तो बहुत सारे दूसरे चेंज इकोसिस्टम में चालू हो जाएंगे, ये बात पता चल रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या बोला है कि सपोज करो पॉन्ड थोड़ा पल्यूट हो गया, तो पॉन्ड अगर थोड़ा पल्यूट हो गया तो उसके अंदर के जितने भी प्लांट्स थे वो मरने चालू हो गए। अब प्लांट्स कम बचे तो क्या हुआ, कम प्लांट्स बचेंगे तो वो ऑक्सीजन कम पैदा करेंगे, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वाटर की कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन लेवल वाटर की कम हो गई तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फिश जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे जिंदा थी वो फिश की पॉपुलेशन गिर जाएगी, है ना। सो दिस विल ड्रॉप द पॉपुलेशन ऑफ द फिश इन द पॉन्ड इन द वाटर बॉडी। और उसके वजह से अगर फिश का पॉपुलेशन कम हुआ तो इंसेक्ट जो उसके ऊपर पॉन्ड पे जिंदा थे उनके ड्रास्टिकली, उनको जो खाने वाला है वो कम हो जाएगा। फिश कम हो गया तो उनको खाने वाला कम हो गया तो उनका पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा। उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएंगे आसपास के फार्मलैंड पे, और आसपास के फार्मलैंड को खराब करेंगे, क्रॉप का सत्यानाश करेंगे क्रॉप को, है ना। देयर विल बी लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द पॉन्ड। अगर पॉन्ड में कंज्यूमर कम हो गए सो मतलब क्या, दिस विल रिजल्ट इंसेक्ट विल इंक्रीज इन नंबर, दिस इंसेक्ट विल स्प्रेड इन द नियर बाई फार्मलैंड अफेक्टिंग द क्रॉप। फार्मर विल बी कंपेल्ड टू यूज पेस्टिसाइड टू ग्रो द क्रॉप। अब ये इंसेक्ट जो उनके फार्मलैंड पे चले गए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे वो, जो हजार्डस है हमारे लाइफ के लिए। जब आप वो क्रॉप खाओगे
तो भैया केमिकल खा रहे हो आप तो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला ही है। पेस्टिसाइड में भी अगेन एडवर्सली अफेक्ट एनवायरमेंट। पेस्टिसाइड जो है वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस में इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ अदर एनवायरमेंटल इश्यूज। जो अगर आप पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस इमर्ज होंगे एज एन अदर एनवायरमेंटल इश्यूज, है ना। शोज हाउ वन चेंज क्रिएट्स चेन रिएक्शन अफेक्टिंग एंटायर इकोसिस्टम। इससे क्या पता चला, एक चेंज जो है पूरा इकोसिस्टम के बहुत सारा अफेक्ट डालता है और चेन रिएक्शन चल जाती है। एक चेंज देखो कितने सारे चेंजेस होने चलोगे। एक पहले क्या हुआ था, पहले पॉन्ड पल्यूट हुआ, वो एक चेंज से कितने सारे चेंजेस हो गए। ओके फ्रॉग एक्सपोर्ट एग्जाम्पल। अब देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, ये जो फ्रॉग एक्सपोर्ट एग्जाम्पल जो दिया है, एक चेंज। सो क्या क्या हुआ वो फ्रॉग एक्सपोर्ट करने के दौरान, उससे क्या क्या हुई, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर चालू करते हैं इसको, बहुत मज़ा आएगा इसमें भी। In 1980s, India was significant exporter of frog legs, especially Indian bullfrog. 1980s में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था, दूसरे जगह को बेचता था फ्रॉग का लेग पीस ऑफ द फ्रॉग। और वो भी कौन सा फ्रॉग, बुल फ्रॉग। तो 1980s के दौरान इंडिया जो था वो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर था फ्रॉग लेग का, स्पेशली इंडियन बुल फ्रॉग का। लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग लेड टू द डिक्लाइन इन द फ्रॉग पॉपुलेशन। अब बहुत ज़्यादा जब तुम लेग बेचने लगोगे, लेग पीस को एक्सपोर्ट करोगे, तो बहुत ज़्यादा फ्रॉग को मारोगे आप। तो ये बुल फ्रॉग बहुत लार्ज स्केल पे मारे गए। खाली बुल फ्रॉग नहीं, बहुत सारे फ्रॉग, दूसरे फ्रॉग भी। तो लेकिन ज़्यादातर बुल फ्रॉग मारे गए इसी दौरान में। सो लार्ज स्केल हार्वेस्टिंग लेड टू डिक्लाइन द पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा लेग पीस को इन लोग ने, फ्रॉग लेग पीस को बेचना चालू किया, एक्सपोर्ट करना चालू किया, तो क्या हो गया कि उनका पॉपुलेशन ड्रॉप हो गया, बिकॉज उनको मारा गया उसी चीज़ के लिए। सिंस फ्रॉग एट इंसेक्ट देयर reduces number of resulted in rise in agriculture pest। अब ये फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को खाते हैं, पक खा लिया है ना, तो इंसेक्ट्स को खाते हैं फ्रॉग। तो फ्रॉग क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट, अगर फ्रॉग का पॉपुलेशन गिर जाएगा तो इंसेक्ट को मारना तो कम हो जाएगा। जब इंसेक्ट का मरना कम हो जाएगा तो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। So since frog eat insect, they reduces number of they resulted। अब क्या हो गया कि सीधा समझो कि फ्रॉग इंसेक्ट खाता है, फ्रॉग का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया, तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया, और वो अगर पेस्ट सब बढ़ गए तो रिजल्ट क्या हो गया, एग्रीकल्चर के क्रॉप के ऊपर वो पेस्ट जाके हमला करेंगे, और जब वो हमला करेंगे तो क्रॉप बर्बाद होगा। और उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पेस्ट कंट्रोल ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। दिस फोर्स फार्मर टू यूज मोर सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हार्मिंग एनवायरमेंट।
और इसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर ने ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फार्मर के अभी लैंड के ऊपर फ्रॉग कम हो गए हैं, तो क्या होगा, इंसेक्ट्स बढ़ गए, इंसेक्ट्स बढ़ गए, पेस्ट बढ़ गए, पेस्ट जो था एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर क्रॉप को क्या करता है, खराब करता है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मर ने सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज करना चालू किया। वो जब सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज ज़्यादा होगा तो उसका ज़्यादा क्या होगा, तो भी उसका एडवर्स इफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे पड़ेगा। सो पेस्टिसाइड्स जो है वो हार्मफुल है एनवायरनमेंट को। सो दिस ये कॉन्सिक्वेंस की वजह से, क्योंकि फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हुआ, क्योंकि हम 1980s में फ्रॉग का लेग पीस बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो और स्पेशली बुल फ्रॉग, तो जब एक्सपोर्ट कर रहे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, हमको फ़ायदा हो रहा था उससे, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉग लोग को मार के और एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। जब ऐसा किया तो फ्रॉग का पॉपुलेशन गिर गया, और फ्रॉग किसको खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है। जब फ्रॉग का पॉपुलेशन गिरा तो ऑब्वियसली इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, उनको खाने वाले कम हो गए। अब उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो ये जो पेस्ट है जो फ्रॉग खा रहे थे जिनको, अब वो उनका पॉपुलेशन बढ़ा तो वापस से उनका निर्भरता किधर है, क्रॉप पे, तो वो क्रॉप के ऊपर हमला कर देते हैं हमारे फार्मर के। अब इनको तो भाई इनकी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी, तो क्या करते हैं फार्मर्स, उठते हैं और इनको भगाने के लिए पेस्ट कंट्रोल, सो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो जब सिंथेटिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो भाई उसका वो भैया एडवर्स इफेक्ट तो एनवायरनमेंट पे डालेगा। सो पेस्टिसाइड्स जो है दे आर हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, एंड बट क्या करेंगे, फार्मर्स भी तो फोर्सफुली ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ भैया पेस्ट आ गए हैं, फ्रॉग को इन लोगों ने एक्सपोर्ट करके फ्रॉग को की पॉपुलेशन कम कर दी है, तो पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट हैज़ बीन इंक्रीजेड सिग्निफिकेंटली, एंड उसकी वजह से उनको पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़े। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स harmed soil and water quality affecting environmental and human health। अब ये जो पेस्टिसाइड्स यूज किए इन्होंने, जैसे कि बताया मैंने कि पेस्टिसाइड, सिंथेटिक पेस्टिसाइड क्या करता है, एनवायरनमेंट को खराब करता है। सो वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी दोनों खराब करता है। सो सॉइल खराब होगा तो दे हार्म्ड सॉइल ऑल्सो, वाटर क्वालिटी ऑल्सो, एंड सॉइल और वाटर क्वालिटी डिग्रेड होगी तो ह्यूमन हेल्थ खराब होगा। सो इट अफेक्टेड द ह्यूमन हेल्थ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉग लेग टू प्रिवेंट फर्दर इकोलॉजिकल डैमेज। सो इसी, अब ये तो पता चल गया ना कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा हेल्थ डाउन हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट पे असर पड़ रहा है, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न पे असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम फ्रॉग लेग को बेच रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया एक काम करो, ये बंद कर देते हैं, दिस इज बैंड आफ्टर दैट। सो जैसे ये पता चला कि ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ दिस फ्रॉग लेग टू कंट्रोल दिस डैमेज। इकोलॉजिकल जो डैमेज हो रहा था उसको ये कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंड कर दिया फ्रॉग लेग को बेचना। ठीक है, तो ये भी एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। दिस एग्जाम्पल शोज हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन कैन डिसरप्ट नेचुरल बैलेंस। अब इससे हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया, हमने ही सब कुछ का मतलब जड़ तो हम ही है, हम ही सब कुछ करते हैं, गंदा जितना भी करना है एनवायरनमेंट को। सो ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है, ह्यूमन का हस्तक्षेप जो मतलब बोल सकते हो आप, ह्यूमन जो है वो सीधा सीधा इकोसिस्टम को खराब कर रहा है, उसका बैलेंस बिगाड़ रहा है। सो दिस एग्जाम्पल शोज हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन कैन डिसरप्ट natural balance. Also shows importance of government policies
इन प्रोटेक्टिंग, यही एग्जाम्पल से जब गवर्नमेंट को ये बात पता चले कि फ्रॉग लेग को बेचने की वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हुआ, तो गवर्नमेंट ने कदम उठाया, भैया फ्रॉग लेग हम बेचना ही बंद कर देंगे, तो उन्होंने बैन करवा दी, है ना। तो इस फिर वापस से वो सब नॉर्मल हो गया। तो ये बात पता चलती है कि गवर्नमेंट की अगर इच्छा शक्ति है तो वो लॉज बना सकता है, वो क्लॉज बना सकता है, ताकि हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। तो पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ बेनिफिशियल रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे का म्यूचुअल कॉपरेशन से क्या क्या बेनिफिट है, कैसे होगा, क्या रिलेशन है, देखते हैं। बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप, बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिट फ्रॉम रिलेशनशिप। तो आप ऐसे देखो, दो तीन चीजें हैं, अब पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा। हनी बीज एंड flowers, where bees get nectar and flower get pollinated। अब देखो, दो चीजें हैं, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, दो लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज एग्जाम्पल इज हनी बी एंड फ्लावर। तो हनी बी क्या करता है, फ्लावर के पास जाता है, उससे नेक्टर निकालता है जो उसको इस्तेमाल करना है, और उसी दौरान वो अननोइंगली उसके पोलन ग्रेन्स लेके जाके दूसरे फ्लावर पे वो डाल देता है, तो वो उधर वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है फ्लावर्स के। तो ये दोनों का म्यूचुअल जो बेनिफिट था, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है उससे, एक दूसरे का उन लोग क्या कर रहे हैं, बेनिफिट करके दे रहे हैं, सो दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। सो बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम relationship, so that type of relationship is mutualism. Honeybees and flower, example is honeybee and flower. Honeybee get nectar from the flower and flower gets pollinated by this. ठीक है। This type of relationship helps both species survive and reproduce. So ये relationship से देखो पता चला, क्या पता चला कि दोनों स्पीसीज बच भी रहे हैं, ये सरवाइव भी कर पा रहे हैं, और वो रिप्रोड्यूस भी कर पा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप हेल्प बोथ स्पीसीज एंड स्पीसीज टू सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस। Many plants depends upon another animal for pollination through mutualistic relationship। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, थ्रू म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अब देखो, जैसे कि हमने देखा बीज को नेक्टर का जरूरत था, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को वो एनिमल चाहिए रहेगा, है ना, ताकि उसका पॉलिनेशन हो सके। तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि उसको कुछ जरूरत रहेगा वो इधर से लेगा, इसको कुछ जरूरत रहेगा वो उधर से लेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। One organism benefits while other is not affected। तो एक ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट मिला, दूसरा भी अफेक्ट नहीं हो रहा है उससे, सो दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। ठीक है। One organism's benefit while other is not affected. Example, orchid growing on trees, where orchid gets nutrition but tree branch is unaffected। So orchid एक plant है,
जो दूसरे प्लांट पे ग्रो करता है, दूसरे प्लांट के स्टेम पे ग्रो करता है, वो उसका मतलब न्यूट्रिएंट्स यूज करता है फॉर द सर्वाइवल. बट orchid growing on trees where orchid get nutrition but trees branch is unaffected, उससे trees branch को कोई effect नहीं पड़ता. So this is one organism, that is orchid, is getting benefit from branch, other plant branch, है ना, other tree branch. सो बेनिफिट तो मिला उसको ऑर्किड को फ्रॉम द अदर ट्रीज. एक ऑर्गेनिज्म ऑर्किड को दूसरा ऑर्गेनिज्म ट्री से बेनिफिट मिल रहा है, न्यूट्रिशन उससे उसने लिया, लेकिन ब्रांच को कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाया, कोई भी दुख नहीं पहुंचाया उसने. सो ठीक है, सो दिस इज वन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट अदर while other is not affected. So that is commensalism. This relationship allows one organism to benefit without harming other. So commensalism जो है, that is a relationship which allows one organism to benefit without harming other. So this relationship allows one organism to benefit from other without harming the other. दूसरे को हार्म किए बगैर अगर कोई उसको इस्तेमाल करके वो जिंदा रह पाता है, उसको कुछ बेनिफिट मिल पाता है दूसरे से, और लेकिन उसने बेनिफिट लिया लेकिन उसको हार्म नहीं किया. So that relationship is commensalism. Common in nature where organisms live together without negative effects. So this is nature में common चीज़ें हैं कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब commensalism is a relationship which allows one organism to be benefited from other without harming that other. So ये common है nature में, and इसका कोई भी बैड इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. साथ में रह रहे लेकिन एक जन दूसरे का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है उससे. ठीक है, तो और उसने कोई विदाउट नेगेटिव इफेक्ट उसने उसका बेनिफिट उठाया. सो दैट इज commensalism. अब पैरासाइटिज्म, मतलब उसका इस्तेमाल भी किया, उसको हार्म भी किया. सो दैट इज पैरासाइटिज्म. दे आर पैरासाइट्स. अब जू रहते, जू वो इस्तेमाल भी करते हैं और हार्म भी पहुंचाते हैं. सो दे आर पैरासाइट्स. तो अब देखो ये और उसमें फर्क था. कॉमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म में दोनों में फर्क था. कॉमेंसलिज्म में क्या था कि एक प्राणी ने दूसरे प्राणी को यूज किया, लेकिन दूसरे को कोई भी हार्म उससे घंटा फर्क पड़ा नहीं. लेकिन अब इसमें क्या है, एक प्राणी दूसरे प्राणी को यूज भी कर रहा है और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है. सो दैट इज पैरासाइट्स. दे आर पैरासाइट्स. वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट while other is harmed. अमरवेल सुना रहेगा, अमरवेल है ना, वो झाड़ के ब्रांच के झाड़ के ऊपर लटका रहता है. वो उसको यूज भी कर देता है और सड़ा भी देता है वो ब्रांच को. सो दैट इज पैरासाइटिज्म. सो वन ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट while other is harmed. एग्जाम्पल, टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग्स. डॉग्स के ऊपर टिक्स देखा रहेगा, काटते रहता है, खून भी चूसता है, उधर घाव भी कर देता है. सो टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ द डॉग्स वेयर इज अ टिक फीड ऑन द डॉग. टिक जो है डॉग के ब्लड के ऊपर फीड कर रहा है, बट डॉग गेट स्किन इरिटेशन. डॉग को क्या हो रहा है, उसको स्किन इरिटेशन हो रहा है.
तो घाव वाव सब हो जाता है उससे. सो टिक्स ऑन द बॉडी ऑफ द डग, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल पैरासाइटिज्म का. कि अब देखो इसका पैरासाइटिज्म का मतलब क्या है, वन ऑर्गेनिज्म benefits while other is harmed. So example is ticks on the body of the dogs, where tick feed on the dog blood, but skin of the dog get irritated. Irritation, खुजली होता है उसको, है ना, और वो बेचारा इधर उधर घूमते रहते हैं उसके वजह से. Parasites get benefits at expense of the host organism. Parasites जो है बेनिफिट लेता है दूसरे के ऊपर, सो उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन किसके कॉस्ट पे, वो होस्ट जिसके ऊपर वो है उसको खराब करके वो बेनिफिट उसको मिल रहा है. ठीक है, तो पैरासाइट गेट्स बेनिफिट्स at expense of the host organism. This relationship can be weaken or harm host organisms. तो ये जो रिलेशनशिप है पैरासाइटिज्म का, या कौन चूस रहा है, तो वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर वो जिंदा है उसको हार्म करता है. सो दिस रिलेशन कैन वीकन और हार्म, वीक भी कर सकता है या हार्म भी कर सकता है होस्ट ऑर्गेनिज्म को. ठीक है, these interaction are all parts of the complex web of life in the ecosystem. ये जो इंटरेक्शन था हमने देखा, दो टाइप का इंटरेक्शन, एक कम्युनिज्म, एक तो था कमेंसलिज्म, एंड एक तो था पैरासाइटिज्म. तो कमेंसलिज्म क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा था, उसका बेनिफिट ले रहा था और उसको हार्म नहीं पहुंचा रहा था, कोई भी हानि नहीं पहुंच रही थी होस्ट ऑर्गेनिज्म को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. सो दैट इज कमेंसलिज्म. लेकिन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट्स भी यूज कर रहा है और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है, हानि भी पहुंचा रहा है. सो ये जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म. तो एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म वाज, हमने देखा ऑर्किड प्लांट. ऑर्किड जो है वो प्लांट्स के ब्रांच के ऊपर रहता है, उसका न्यूट्रिएंट यूज करता है, बट उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता. लेकिन तो ब्रांच इज अ होस्ट. ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म है जैसे टिक्स हो गया, जो डॉग के ऊपर रहता है, उसका खून चूसता है और उसको इरिटेशन भी पहुंचाता है. सो टिक्स को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया. लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा भाई अभी इसको तो थोड़ा मजा चखाना पड़ेगा, तो वो होस्ट को भी क्या करता है, खराब करता है, उसको वीक भी करता है या फिर उसको बीमार भी डाल देता है, उसको हार्म पहुंचाता है. ठीक है, सो दिस इंटरैक्शन आर ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ इन द इकोसिस्टम. तो ये जो रिलेशनशिप था, दिस आर द पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेब, एक पार्ट है इकोसिस्टम का. सो लाइफ का एक पार्ट है ये जो इंटरेक्शन हुआ. एंड ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम में, है ना, कॉम्प्लेक्स वेब होंगे, हैं रादर. सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन सेम इकोसिस्टम. तो हम इससे क्या पता चलता है कि बहुत सारे टाइप्स के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं एक ही दौरान, एक ही इकोसिस्टम में. एक ही दौरान एक ही इकोसिस्टम में बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है. ठीक है, सो मल्टीपल टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन सेम इकोसिस्टम. Balance is maintained through various interaction between organisms.
सो अलग अलग इंटरैक्शन से बैलेंस मेंटेन होता है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस तभी आती है जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। सो बैलेंस इज मेंटेन्ड थ्रू द वेरियस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो बैलेंस जो आती है इकोसिस्टम में वो कब आती है? जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। दिस each relationship plays a role in overall functioning of the ecosystem. So हर एक relationship, हर एक interaction से, all these interactions are relationship. So हर एक relationship smooth functioning of the ecosystem के लिए बहुत जरूरी है। So हर एक type का relation in the ecosystem is very important for smooth functioning of the ecosystem. Biotic human benefits from ecosystem. ये इकोसिस्टम से हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, कैसे देखते हैं? Biotic and abiotic components of the ecosystem depends upon each other and supports life process. Biotic and abiotic components of the ecosystem depends upon each other and supports life process. तो जो इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। अब देखो, so living things and non-living things of the ecosystem are dependent on each other। जैसे कि हमने पहले भी पहला जो सेशन था उसमें देखा था कि how biotic component is dependent upon abiotic component and abiotic component is dependent on biotic component। so देखा था हमने कि हम जो है हमको एयर का जरूरत है, एबायोटिक कंपोनेंट, वी आर बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड हमको जिंदा रहने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट वाटर, एयर, ये सब का जरूरत है, सनलाइट वगैरह का। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक कंपोनेंट। सिमिलरली एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब एयर कहाँ से रिलीज होता है? ट्रीज रिलीज करता है ऑक्सीजन। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इकोसिस्टम में जो भी एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द लाइफ प्रोसेस, टू सपोर्ट लाइफ प्रोसेस। ह्यूमन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम इन द मेनी वेज। ह्यूमंस जो है वो इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बहुत सारी चीज़ों में। लेट्स सी हाउ। फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्रेश एयर। तो हमारे जिंदा रहने के लिए फ्रेश एयर चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर कौन प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट। फर्टाइल सॉइल, फूड फाइबर्स, टिम्बर्स एंड मेडिसिन्स। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक पार्ट है एंड वो हमारे को क्या क्या चीजें देता है? ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण देता है, शुद्ध एयर देता है ताकि हम इनहेल कर सके जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। फर्टाइल सॉइल देता है फॉरेस्ट। टिम्बर, लकड़ी वहीं से यूज़ करते हो। फूड जो देता है वो जंगल ही देता है, फॉरेस्ट ही देता है ना। देन फाइबर्स जो देता है वो फॉरेस्ट ही देता है। मेडिसिन, आप बहुत सारे हम आयुर्वेदिक के मेडिसिन उधर से ही खोजने जाते हैं। सो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस फ्रेश एयर जो हम बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उससे ह्यूमन को क्या बेनिफिट है? फ्रेश एयर मिलता है, फर्टाइल सॉइल मिलता है, फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, टिम्बर मिलता है एंड मेडिसिन मिलता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम से हम फूड कंज्यूम करते हैं, यस, फिश पकड़ के खाते हैं।
सो एक्वेटिक इकोसिस्टम से इट प्रोवाइड्स वाटर एंड फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो एक्वेटिक ह्यूमन इकोसिस्टम से पानी हम पीते हैं, है ना, हमारे जीवन के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम से इकोसिस्टम हमको वाटर प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हम वी आर बेनिफिटेड बाय एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल्सो। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम से भी हम बेनिफिट हुए, एक्वेटिक से भी हम बेनिफिट हुए। ecosystem offers aesthetic and recreational values for human. This benefit and supports our well-being, showing how closely nature and humans are connected. So ecosystem offers aesthetic and recreational value of humans. है ना, हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को रिक्रिएट कर पाते हैं, बचा पाते हैं। सो ये दिस बेनिफिट्स एंड सपोर्ट्स आवर वेल-बीइंग, शोइंग हाउ क्लोजली वी आर रिलेटेड टू नेचर। हम लोग कैसे कितने क्लोज हैं नेचर के, ये हमको हम मतलब ये बताते हैं, ये जो रिलेशन है बताता है। रिक्रिएशनल वैल्यूज एंड एस्थेटिक जो चीज़ें हैं वो हम कैसे नेचर से क्लोज हैं वो बताता है। However, when we overuse, देखो कोई भी चीज़ का अति जो है वो खराब है। तो जब भी हम अब फॉरेस्ट है उसका सब झाड़ काट दोगे तो क्या फ्रेश एयर मिलेगा? नहीं, वापस से झाड़ लगाना पड़ेगा। सो हाउएवर व्हेन वी ओवर यूज और मिस यूज नेचुरल रिसोर्सेज, जब भी हम ओवर यूज या मिस यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्स को तो वो बैलेंस ऑफ द नेचर को खराब करेगा, डिसरप्ट करेगा। तो जैसे हमने देखा कि बैलेंस कैसे खराब हो रहा था, एक फ्रॉग लेग को एक्सपोर्ट करने के वजह से हमने कैसे बैलेंस को डिसरप्ट किया, इकोसिस्टम इको बैलेंस को कैसे खराब किया था, वो हमने देखा। जब वो देखा हमने सीखा तो उसको सही भी किया, बाद में बैन कर दिया उसको। तो ये बात समझो कि कोई भी अगर रिसोर्स है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, अगर उसको बहुत ज्यादा यूज करोगे, ओवर यूज करोगे या फिर मिस यूज करोगे तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करेगा, सो डिस्टर्ब करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। सो बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल रिसोर्स का यूज किया जाए। मतलब रिसोर्स है तुम्हारे पास तो उसको सस्टेनेबल ही यूज किया जाए, जब जरूरत हो तभी। जरूरत नहीं है भैया बहुत ज्यादा निकाल लिए तो वो तो हार्म इम्पैक्ट डालेगा ना, वो उसका वो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब करेगा। तो जितना जरूरत है उतना ही रिसोर्स को यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो सस्टेनेबल करो, ताकि उससे इकोसिस्टम बैलेंस बना पड़ा रहे। सुंदरबन हैव लार्ज मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुंदरबन पता है सबको, जहां पे गंगा जाके समुंदर में मिलती है ना, बे ऑफ बंगाल में, जहां पे गंगा हमारी जाके और हुगली रिवर उधर आगे जाके हुगली रिवर बोलते हैं, तो वो जाके जब समुंदर में मिलती है तो वहाँ सुंदरबन का इलाका है, डेल्टा फॉर्म होता है और वो डेल्टा को ही सुंदरबन बोलते हैं। वो सुंदरबन जो है सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट उधर ही है, सुंदरबन में ही है। लोकेटेड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो सुंदरबन का इलाका जो है
वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मीट करती है बांग्लादेश में, लोकेटेड एट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सो वो सुंदरबन इलाका है। तो सुंदरबन हैज अ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो वह वही है लैंड। तो आप देखोगे जहाँ पे ब्रह्मपुत्र गंगा जाके मिलती है और फिर वो जाती है डेल्टा फॉर्म करती है, वो सारे सुंदरबन के ही इलाके हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जब रिवर गंगा से मिलती है तो वो कहलाती है हुगली रिवर। Forest and rivers are home to various flora and fauna, many of which are endangered. Forest and rivers are home to various flora and fauna. So बहुत सारा flora and fauna के लिए animals जो aquatic है, plants जो aquatic है, उनके लिए बहुत सारे forest and rivers are home to various this flora and fauna, many of which are endangered. अब हम ये सुंदरबन के इलाके में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है बंगाल टाइगर्स रहते थे, वो भी endangered रहते थे, नहीं रहते हैं rather, लेकिन वो endangered स्पीशीज में आ गए थे। फिर धीरे धीरे हमने प्रोटेक्ट करना चालू किया और फिर वो बढ़ गया है उनका पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक हो गया पॉपुलेशन पहले से, लेकिन वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए थे। सो फॉरेस्ट एंड रिवर्स आर होम टू वेरियस फ्लोरा एंड फाउना, मेनी ऑफ विच आर एंडेंजर्ड। सुंदरबन प्रोटेक्ट अस बाय शोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। तो सुंदरबन जो है वो बहुत सारा चीज़ों से हमको बचाता है ना, शोइंग डाउन स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वेव्स जो आते हैं, हाई टाइड वेव, जो बड़े बड़े वेव्स आते हैं वो जब इसके ऊपर आते हैं तो कम हो जाते हैं। आपको पता होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, फ्लड वगैरह से भी प्रोटेक्ट करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रीज absorbs carbon dioxide from air and release oxygen। सबको पता है कि ट्रीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वातावरण से और ऑक्सीजन देता है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987 बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। यूनेस्को ने सुंदरबन के इलाके को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया 1987 में, बिकॉज वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। बहुत सारे इकोलॉजिकल बैलेंस उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउएवर डिक्लेयर होने के बाद में भी सुंदरबन वाज अंडर सीरियस थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। ये वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के बाद में भी ये सुंदरबन का इलाका जो है वो बहुत सीरियस थ्रेट में है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। मैंग्रोव ट्रीज बीइंग कट ऑफ फॉर फ्यूल वुड एंड फार्मिंग। जो मैंग्रोव ट्रीज थे जो बहुत सारे उधर के इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए हुए थे, वो काटे जा रहे हैं फॉर फार्मिंग एंड उनका लकड़ी को जलावन में यूज करते हैं बहुत सारे लोग। सो फ्यूल वुड एज एन फ्यूल वुड यूज करते हैं उधर के लोग, एज एन आप देखोगे तो फ्यूल वुड एंड फार्मिंग करने के लिए उसका कटिंग किया जाता है ताकि फार्मलैंड बन सके, और वो यूज करते हैं। तो मैंग्रोव ट्रीज फिर भी थ्रेट में है जबकि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुका है। तो भी सुंदरबन का इलाका इसमें है। तो इलीगल हंटिंग एंड ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स थ्रेटन वाइल्ड लाइफ। तो उधर जो वाइल्ड लाइफ सस्टेन हो रही है वो भी वाइल्ड लाइफ खतरे में है। हंटिंग हो रही है,
जो इलीगल है, एंड फॉरेस्ट का रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फॉरेस्ट का जब जहाँ ये जो मैंग्रोव ट्रीज है वो काटे जाएंगे तो फॉरेस्ट कम हो जाएगा, फॉरेस्ट कम हो जाएगा तो उसका वाइल्ड लाइफ जो इसके ऊपर डिपेंडेंट था वो कम होना चालू हो जाएगा। सो वाइल्ड लाइफ थ्रेट ये खतरे में है उधर का, क्योंकि इलीगल हंटिंग चल रही है। जैसे कि आप देखोगे तो बाघों को तो हंटिंग कर करके ही हमने कम करवा दिया था, ठीक है। Pollution from industry waste and untreated sewage damages water and habitat। तो बहुत सारे उसके आसपास में इंडस्ट्रीज हैं जो जिसमें से वेस्ट पैदा होता है और डायरेक्टली वो नदी में बहा दी जाती है। तब वो क्या करेगा, उसको नदी को पोल्यूट करेगा, उसके आस जो जहाँ से जा रहा है उसको पोल्यूट करेगा। तो पोल्यूशन ने क्या किया था, हमने देखा था कि ट्रीज मर रहे थे उधर के, वो भी एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि पॉन्ड पोल्यूट हुआ तो क्या हुआ। तो इसका भी तो वही हालत होने वाला है कि इंडस्ट्री लगा दी, अगर आप अनट्रीटेड सीवेज पोल्यूटेंट सीधा सीवेज में डाल रहे हो तो वो जाके रिवर को खराब करेगा, उसके एक्वाटिक एनिमल्स एक्वाटिक प्लांट्स को खराब करेगा। वो खराब होगा तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो pollution from the industry waste and untreated sewage damage water and habitat. These human activities disrupt natural ways economic ecosystem work। तो हमको क्या दिखा, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज चल रही है, these human activities disrupt natural way ecosystem work। These human activities disrupt natural way ecosystem work। So जो ecosystem naturally work कर रहा था, तो ये जो human activities कर रहे हैं, हम pollution create कर रहे हैं, ये trees काट रहे हैं, तो जो ecosystem balance पड़ा हुआ था, जो nature खुद ही ecological balance बनाती थी, उसको तो हम खराब कर देंगे। तो these economical activities disrupt natural way ecosystem work। Similar threats exist for other ecosystem across India। So ऐसे ही जैसे इसको देखा हमने, ऐसा सिमिलर टाइप का थ्रेट जो है, जो ये सुंदरबन को थ्रेट है, ऐसा सेम टाइप का थ्रेट बहुत सारे जगह पे बहुत सारे इकोसिस्टम में इंडिया के है। ऐसा नहीं कि नहीं है, इंडिया में ऐसा बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। पोल्यूशन तो हम सबसे ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज इकोसिस्टम। तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर फार्मिंग, इससे क्या होगा, नेचर के बैलेंस को हम खराब कर रहे हैं। जो नेचर खुद काम कर रहा था उसके काम को हम डिसरप्ट कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डैमेज इकोसिस्टम, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब जहां का स्पीशीज है नहीं, वहां पे तुमने सुना रहेगा थाई फिश, वो एक पॉन्ड में डालो तो बाकी सब पॉन्ड की मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वो उसको खा जाएंगे, उसके लार्वा को ये खा जाते हैं। थाई फिश होती है एक, तो वो बैन भी हो गई है बहुत सारी जगह पे। दैट इज, कौन सा फिश का नाम है यार, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन थाईलैंड की फिश है वो। कोई एक पॉन्ड में डालो, बाकी सब के एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो जाएगा, सारे फिश उधर से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सो इन्वेसिव जो स्पीशीज होते हैं, स्प्रेड ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज क्रिएट प्रॉब्लम्स
pollution damages forest, river, स्कर्बलैंड एंड वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज। तो पोल्यूशन की वजह से जितने भी टाइप के लैंड है, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, स्कर्बलैंड हो गया, वेटलैंड्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए एंड कोस्टल एरियाज हो गए, ये अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो सारे खराब होंगे। इसके इकोलॉजिकल बैलेंस, जो बैलेंस चल रही थी, इकोसिस्टम जो वर्क कर रहा था, उसके वर्किंग में बाधाएं उत्पन्न होंगी, वो वर्किंग डिसरप्ट होगा पॉल्यूशन की वजह से। तो पॉल्यूशन इज वन ऑफ द कॉज। दिस थ्रेट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन फॉर टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। सो ये पॉल्यूशन हो गया, इसके पहले हमने देखा ओवर यूज हो रहा था, स्पीशीज इन्वेसिव स्पीशीज लाई जा रही थी, डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, ओवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा था। ये सब से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने के से, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही होगा। तो ये सब जो कर रहे हैं हम, अगर हमको इकोसिस्टम बचाना है तो इसके ऊपर सही एक्शन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर सही एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर सेट्स aside of to conserve wildlife and habitat. अब हमको मालूम है, हमने एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया रहता है ताकि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। सो प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर सेट। तो कोई वाटर एरिया को इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है ताकि उसके अंदर एक्वाटिक जो लाइफ है वो स्मूथली चल सके, उनका लाइफ डिस्टर्ब ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो। कुछ एरियाज, कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, कुछ लैंड को प्रोटेक्ट कर दिया गया है ताकि उधर के जो जीवन चक्र है वो चलता रहे, उनके उधर के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्सटिंक्ट ना हो, उनका लाइफ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ लैंड हो या कुछ वाटर बॉडीज हो, उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट। इंडिया हैज़ मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स। तो इंडिया में नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सो इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। अब देखो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इट इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया। आप जाके उधर हंटिंग कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आप वो सब प्रोटेक्टेड एरिया कहलाते हैं जिधर आपके ऊपर सब कुछ बैन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं चल सकता उधर। दिस प्लेसेस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एंटायर हैबिटेट। ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज रहता है वो क्या करता है, पूरा हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने को यूज होता है, इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड एनिमल, बर्ड्स एंड रेयर प्लांट्स। फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। So these are the famous examples of protected areas. तो कौन कौन से हैं? So ये क्या करता है, हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्रोटेक्टेड एरियाज। और हाँ, ये जो फेमस हैं, जो फेमस एग्जाम्पल्स फॉर दिस प्रोटेक्टेड एरियाज इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Humans have created artificial ecosystem like fish, pond, farm and parks. है ना? चलो ठीक है। Human have created artificial ecosystem like fish, pond, farms and parks. These are created to meet human needs for food, recreation and other purposes. These are created to meet human needs. So ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि human needs को fulfill किया जा सकते for food, recreation and other purposes. Artificial ecosystem क्यों बनाया जाता है? This
artificial ecosystem. Human have created artificial ecosystem like fish pond, farms and parks. तो आपको पता होगा कि बहुत सारे बंगाल में, बिहार में भी अपना खुद का एक पॉन्ड खुद दिया जाता है और उसमें फिश रखा जाता है, मच्छी पालन की जाती है और अलग अलग चीज़ें की जाती हैं। मुर्गी फार्म देखा रहेगा, फार्म्स है ना, पार्क्स देखा रहेगा। सो इससे होता क्या है, क्यों बनाते हैं? ताकि ह्यूमन को उसके मन मुताबिक फिश खा सके, तो उसको फूड मिल सके, रिक्रिएशन के लिए फैसिलिटी मिल सके, एंड अदर पर्पसेस, एंड फॉर other purposes. So these are created to meet human needs for food, recreation and other purposes. इसलिए हम क्या बनाते हैं? पॉन्ड्स खोदते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं। when will design this can help reduce pollution and support biodiversity. तो ये जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जो हम बनाते हैं, चाहे वो फूड के लिए बनाए चाहे किसी चीज़ के लिए बनाए, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये पोल्यूशन ना हो इसके लिए हेल्प कर देता है, टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी. दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स recreational spaces for people to enjoy. This also provides recreational spaces for people to enjoy. अच्छा लगता है, घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? So this provides recreational spaces for people to enjoy, और ये बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. Unlike natural ecosystem, human made ecosystem needs human care and management. तो जो हमने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाई, उसको देख रेख का काम तो ह्यूमन ही करेगा ना. तो जैसे नेचुरल इकोसिस्टम नेचर देख लेता है, कोई ज़रूरत नहीं है हमको अक्सर जाके और कुछ करने का, हम करेंगे तो हानि करेंगे, उसका नेचुरल इकोसिस्टम खराब ही करने वाले हैं. उसके बजाय जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो इंसान बनाता है, उसको ह्यूमन केयर का जरूरत पड़ता है. इट नीड्स ह्यूमन केयर एंड मैनेजमेंट. They require regular maintenance and intervention of to function properly. तो ये सही चलता रहे और सही रहे, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो सही चले, वो सही रहे, उसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है. तो ह्यूमन मेंटेनेंस करता है और ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, देख रेख चाहिए, ताकि वो सही चल सके. एक सिस्टम, एक आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ले लो, आप एक एक्वाटिक इकोसिस्टम बनाते हो अपने टैंक में, वो अपने आप फिर छोड़ देते हो तो जिंदा रह जाता है क्या मच्छी उसके अंदर का? नहीं, आपका इंटरवेंशन का जरूरत है, उसको देख रेख करने का आपका जरूरत है. जब तक आप देख रेख करोगे तब तक चलेगा. वी मेंटेन कि कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्या इकोसिस्टम रहना चाहिए ताकि वो बच सके उसके अंदर. तो सारी चीज़ें हम देख के और वो इकोसिस्टम बनाते हैं और वो सस्टेन करता है. ठीक है, तो वो फंक्शन प्रॉपरली चलता रहे वो इकोसिस्टम, उसके लिए इंसानी इंटरवेंशन का जरूरत है एंड मेंटेनेंस का जरूरत है. एग्जाम्पल इंक्लूड एग्रीकल्चर फील्ड्स, गार्डन्स, देन एक्वाकल्चर पॉन्ड एंड अर्बन पार्क्स. तो इसमें जो एग्जाम्पल है जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, उसमें क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड बनाते हैं. आपने देखा रहेगा कि वातावरण मेंटेन करने के लिए आजकल हम क्या करते हैं? रूफ शेड फार्मिंग करते हैं, पूरा पैक कर देते हैं एकदम, है ना, ग्रीन हाउस बना के उसको ये करते हैं. आपने ये भी देखा रहेगा कि मशरूम उगाने के लिए एकदम पैक्ड वातावरण बनाते हैं उसका. दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, हम बना रहे हैं. सो एग्जाम्पल क्या है? एग्रीकल्चर फील्ड्स, गार्डन्स,
एक्वा एग्रीकल्चर जो पॉन्ड के अंदर होती है, एंड अर्बन पार्क्स। रिक्रिएशन के लिए यूज करते हो कि नहीं? पार्क्स बना बना के मस्त घूमने जाते हो, सबको खुशी मिलती है। दिस इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन इनपुट फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। सो ये जो इकोसिस्टम है जो आप बनाते हो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो हमेशा ह्यूमन इनपुट्स का उसका जरूरत पड़ता है ताकि वो बहुत दिन तक चल सके, उसका एग्जिस्टेंस बहुत दिन तक रहे। एक बार तुम पार्क बना के छोड़ दो, उसको मेंटेन ना करो, पार्क पार्क रहेगा नहीं, रह पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हो आप, उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बीइंग का जरूरत पड़ता है, ह्यूमन इनपुट का जरूरत पड़ता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। फार्मिंग इज मेजर livelihood in India but can become unsustainable if not managed well। भैया फार्मिंग क्या करता है? आपको खाना उना देता है। तो ये मुझे ये बताओ कि फार्मिंग इज अ मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया। इंडिया हमको मालूम है कि ये क्या था, गांव का देश है, गांवों का देश है। मेजॉरिटी जो है पीपल दे रिसाइड इन विलेजेस। अब धीरे धीरे माइग्रेट हो रहे हैं, बात अलग है, लेकिन अभी भी हम वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन विलेजेस फॉर आवर फूड ऑल्सो। तो फार्मिंग इज मेजर लाइवलीहुड, जो खाना खाते हो वो फार्मिंग से ही आएगा। सो फार्मिंग इज अ मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया बट बिकम अनसस्टेनेबल। अगर मैनेज नहीं किया जाए उसको ठीक से, तो वो क्या सस्टेनेबल बचेगा? क्या फ्यूचर के लिए बचेगा? क्या नहीं। आप जमीन खराब कर चुके होगे बहुत ज्यादा। अगर हमने पैदावार निकालने की कोशिश की बाय यूजिंग आर्टिफिशियल पेस्ट कंट्रोल, जो होता है, पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज कर लिया, यूरिया ज्यादा यूज कर लिया, तो लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो ये क्या फार्मिंग सस्टेनेबल है? नहीं, ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। आपने लैंड खराब कर चुके होंगे तो फार्मिंग आगे होगी नहीं। तो सीधा सीधा बात है, तो लाइवलीहुड को सपोर्ट करना है, और इंडिया में हम फार्मिंग लाइवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फार्मिंग इज अ मेजर लाइवलीहुड इन इंडिया बट बिकम्स अनसस्टेनेबल इफ इट इज़ नॉट मेंटेन प्रॉपरली, इफ इट इज़ नॉट मैनेज्ड वेल। तो जब भी आप फार्मिंग को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा, सस्टेनेबल नहीं बचेगा आपको। Environmental friendly farming practices are needed for sustainable agriculture। अब देखो, कोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको अगर बनाना है, बहुत दिन तक वो उधर उगना चाहिए, वो लैंड आपका यूजफुल बहुत दिन तक होना चाहिए, आपके आने वाली जनरेशन भी वो लैंड को यूज करके एग्रीकल्चर कर सके। वो लैंड का क्वालिटी कैसे बरकरार रखोगे? जब जो चीजें वहां पे हो रही हैं वही चीज उगाओ ना। अगर मालूम है मुझे ये बाजरा अगर मैं उगा रहा हूँ बहुत ज़्यादा उगेगा और उससे लैंड भी ख़राब नहीं होने वाला है, लैंड की क्वालिटी वैसे ही सॉइल क्वालिटी बरकरार रहेगा और उधर अच्छे से उगेगा, तो मैं वो उगाऊंगा। मैं ज़बरदस्ती कमर्शियल क्रॉपिंग में नहीं जाऊंगा। सो आप ये बात ध्यान में रखो कि उसका एडवर्स इफेक्ट एनवायरनमेंट पे भी ना पड़े। So environmental friendly farming practice are needed for sustainable agriculture। So sustainable agriculture करने के लिए environmental friendly farming करनी पड़ेगी, जो environment support करता है वैसे क्रॉप की फार्मिंग करनी पड़ेगी। Human have been practices farming from thousands of years to grow food। तो हम जो इंसान हैं बहुत सालों पहले से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक से हम क्या कर रहे हैं? खेती करते आ रहे हैं फॉर द फूड। एज पॉपुलेशन ग्रो आवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीजेस। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, और वी नो दैट वी आर ग्रोइंग इन पॉपुलेशन, सो भैया खाना सबका पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा।
So as population grow, our dependence on agriculture increases. Between 1950 and 1965 India faced food crisis. तो आपको पता होगा 19 सुना होगा आपने, पता क्या होगा, सुना होगा 1950 से 1965 के दौरान इंडिया को फूड क्राइसिस से जूझना पड़ा था। और तभी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला था कि एक दिन उपवास करो। लाल बहादुर शास्त्री, यूनिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो उन्होंने बोला था कि एक दिन उपवास कर सकते तो करो, है ना, उससे आपकी पाचन तंत्र भी ठीक रहेगी और खाने का बचत भी होगा। तो ये उन्होंने बोला था बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि 1950 से 1965 के बीच में लड़ाई भी चल रही थी हमारी बहुत सारे फ्रंट्स पे। हमने चाइना वॉर भी इसमें इसी दौरान लड़ा था, और फिर हम लोग वी आर फेसिंग फूड क्राइसिस एट दैट टाइम। इन मिड 20th century, use of tractors, machines, synthetic fibers, fertilizers and pesticides help increase to food production. So 20th century के मिड में हमने ट्रैक्टर यूज़ करना चालू कर दिया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ करना चालू कर दिया, अलग अलग मशीनें यूज़ करना चालू कर दिए एंड पेस्टिसाइड्स। इससे क्या हो गया, फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, हमने फूड प्रोडक्शन बढ़ाई बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। दिस पीरियड इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हम ये जो पीरियड था, यही चीज़ को हमने ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया कि भैया हम फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे और हमको प्रोडक्शन बढ़ानी थी। हमने अलग अलग मशीनों का यूज़ किया, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फ्रॉम द फार्म। So that period is known as what? Green Revolution period. However, this farming method are now considered unsustainable. अब ये जो फार्मिंग मेथड है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो फार्म के लैंड को डिग्रेड कर देगा। सो इट इज़ नॉट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, दिस इज़ अनसस्टेनेबल। आप भी एट प्रेजेंट आपको रिजल्ट ज़्यादा दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, खत्म। इट इज नॉट सस्टेनेबल, इट इज अनसस्टेनेबल। दिस मेथड्स आर अनसस्टेनेबल। ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स कैन कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जब हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल चीज़ों को अपने फार्मिंग में ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अभी फिलहाल होगा, आगे जाके केमिकल यूज करने के वजह से लैंड डिग्रेड होगी, उधर की वाटर सलाइन हो जाएगी तब। सो ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल कॉजेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होगा। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन डिप्लीट्स वाटर रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर हम निकाल के और हम खेती कर रहे हैं तो उसका लेवल भी तो कम होगा, वाटर लेवल भी तो कम होगा, और आप वो वाटर को पोल्यूट भी कर रहे हो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके, तो वो वाटर क्वालिटी भी खराब करता है। Growing only one type of crop for commercial gain reduces biodiversity. हम एक खेत में कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मुझे खाली राइस उगाने में है, तो सिर्फ राइस उगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा राइस उगा रहा हूँ, जबकि मैं देख नहीं रहा हूँ तो जो भी न्यूट्रिएंट्स राइस को चाहिए रहेगा वो सारे यूज़ हो जाएंगे। एक वक्त आएगा वो खाली हो जाएगा, तब तो लैंड खराब हो जाएगा। तो हम जो पैटर्न यूज़ करते हैं ताकि लैंड खराब ना हो, तो एक टाइप का एक टाइम में, और दूसरा ऐसा क्रॉप उगाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहे। एक नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है, दूसरा नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, तो ऐसा क्रॉपिंग करते थे। तो बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म तक वो खेत को यूज़ कर सको।
Growing only one type of crop for commercial grain reduces the biodiversity. These practices harms both environment and human health. ये जो practice है कि बहुत ज़्यादा हम commercial cropping करते हैं तो वो environment को भी खराब करता है and human health को भी खराब करता है. Biodiversity खराब हो रही है तो environment को भी harm है, human health को भी harm है excessive use of this. Overusing pesticides and growing same crop repeatedly leads to the soil degradation. ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, सॉइल डिग्रेडेशन करता है, सॉइल को ख़राब करता है. और एक ही टाइप का क्रॉप लगाते रहो तो भी सॉइल क्या होती है, ख़राब होती है. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड डिक्रीज फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स. सो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो यूज़ करते हो उससे सॉइल में जो क्रॉप फ्रेंडली, सॉइल फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं. उसके वजह से क्या होगी, वो जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे तो सॉइल का सॉइल डिग्रेड होना चालू हो जाएगा. सॉइल डिग्रेडेशन reduces organic matter or humus, helps bind soil particles. तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर जब यूज करते हो तो वो ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस जो सॉइल को बाइंड करते हैं उनको लूज कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है. वो विदाउट इनफ ह्यूमस सॉइल कैन नॉट बिकम प्रॉन टू इरोशन. अगर ह्यूमस कम हो जाए तो सॉइल लूज हो जाता है और वो पानी से इरोड हो सकता है. ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर और क्या करता है, ह्यूमस को रिड्यूस करता है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करता है जो सॉइल को बांध के रखता है. अगर वो रिड्यूस हो गया तो सॉइल का जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो कम हो जाता है ना. So without enough humus, soil becomes prone to erode. तो erosion, soil erosion चालू हो जाएगा without humus. Reduces population of natural predators, which ultimately increases population of pest. हमने देखा था केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, पॉन्ड में गया, पानी में मिक्स हुआ, प्लांट मरा, इंसेक्ट बढ़ा, पेस्ट बढ़ गया. सो रिड्यूसेस पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीजेस पॉल्यूशन ऑफ द पेस्ट. तो पेस्ट के पॉपुलेशन कैसे बढ़ गए, हमने देखा था कि मच्छी कम हो गई है ना, फिश पॉपुलेशन कम हो गए, ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होने की वजह से फिश, जैसे प्लांट्स मरे ऑक्सीजन डिसॉल्व कम हो गया इन द वाटर, सो फिश कम हो गया, फिश का पॉपुलेशन कम हो गया तो उसके ऊपर उसको वो जो इंसेक्ट को खा रहा था उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ा, पेस्ट बढ़ गया. वैसे फ्रॉग लेग का भी देखा था हमने, फ्रॉग वाला, तो पेस्ट बढ़ जाते हैं. नेचुरल प्रेडेटर मर गए, कम हो गए तो पेस्ट बढ़ जाएगी. सम पेस्ट मे डेवलप रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स मेकिंग देम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. अभी कुछ पेस्ट जो है ना, बार बार आप पेस्ट कंट्रोल करते हो तो कुछ पेस्ट जो है आप देखो बार बार मॉस्किटो भगाने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, तो एक टाइम के बाद में जो आप वो लगाते हो मॉस्किटो जाता नहीं, क्योंकि वो डेवलप कर चुका होता है जो जिससे वो भाग जाता है, जिससे वो मर जाता है रादर, तो उसके लिए एंटीडोट वो बना चुका होता है. तो मैं अब नहीं मरने वाला, मैं भागने वाला भी नहीं, काटूंगा. तो some pets may develop resistant to the pesticide, making them difficult to control. Growing same crop repeatedly, known as monoculture, reduces crop diversity. तो एक टाइप के क्रॉप बार बार जो उगाते हो तो उससे क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है
दिस इज नोन एज मोनोकल्चर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर. इट रिड्यूसेस क्रॉप डाइवर्सिटी, अफेक्टिंग पॉलिनेटर्स विच आर क्रूशल फॉर फूड प्रोडक्शन. सो एक ही टाइप का आप बार बार फूड उगाओगे तो इससे क्या होते हैं, दे अफेक्ट पॉलिनेशन. ये जो मोनोकल्चर है इट अफेक्ट पॉलिनेटर्स जो उसके ऊपर आते हैं, और वो क्या करते हैं, ये यही प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ना. हमने देखा था कि क्रॉपिंग फ्रूट या कब पैदा होगा, जब पॉलिनेशन होगा. तो अगर एक ही टाइप का बार बार हम क्रॉप उगाते हैं तो पॉलिनेशन कम हो जाती है. तो मोनोकल्चर इज वेरी बैड. सम फार्मर आर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेथड्स. अब हमको पता है कि दिस जो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना, ये सब करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, सो उससे सॉइल लैंड डिग्रेड होता है एंड इट इज़ अनसस्टेनेबल. तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ये सबको फार्मर्स को पता चल रहा है कि इट इज़ बैड फॉर हेल्थ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इट इज़ बैड फॉर नेचर. सो आजकल जो फार्मर्स हैं दे आर एक्सप्लोरिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फर्टिलाइजर फार्मिंग मेथड. आजकल ऑर्गेनिक वाला महंगा भी बिकता है, तो इट इज़ commercial also and it is good for health of the people also. These aim to reduce some synthetic fertilizers and support sustainable farming. तो ये for doing this which type of farming, this organic farming, it reduces synthetic fertilizers. तो इससे क्या होगा, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा एंड हम बढ़ेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ. क्योंकि हमारा अगर हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं कर रहे हैं तो हमारा डिग्रेड होने का, जमीन डिग्रेड होने का सवाल ही नहीं है ना. मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इज अ गोल ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग. तो नेचुरल इकोसिस्टम के खराब किए बगैर अगर हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग इज सस्टेनेबल, अदरवाइज फार्मिंग इज नॉट सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल. अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम कैन हेल्प अडॉप्ट बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस. सो अगर हम इकोसिस्टम को समझ लेते हैं तो सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं. तो अच्छे से आप इकोसिस्टम को जब समझते हैं तो हम सस्टेनेबल फार्मिंग को समझ जाते हैं कि कैसे किया जाए. तो वी कैन यूज मोर बेटर सस्टेनेबल फार्मिंग वी कैन डू. एंशियंट टेक्स्ट आयुर्वेदा. देखो ये जो वर्ड है, ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं यार. सो एंशिएंट टेक्स्ट वृक्षार आयुर्वेदा emphasizes on soil health and nourishment. तो ये जो वृक्ष आयुर्वेदा है वो पहले के ज़माने का, वो ये इसके ऊपर जोर डालता है कि सॉइल हेल्थ कैसा है, नरिशमेंट कैसा है सॉइल का. Text strongly advocates for continuous nourishment of soil through the organic manner. ये जो टेक्स्ट है वो यही एम्फसाइज ज़्यादा करता है कि कैसे ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करके सॉइल का नरिशमेंट बढ़ाया जाए. ठीक है. कनप्पा जला is liquid. Kanappa jala is a liquid fertilizers made from animal and plant waste by fermentation process. कनप्पा जला भैया ये आपने देखा रहेगा कि हाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो पानी में डाल के वो जो एक टाइम पर रखने के बाद में वो जो पेस्ट बनती है दैट इज कनप्पा जला एंड इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स. So Kanappa jala is a liquid fertilizers made from the animals and plant waste by fertilization process. Other composite
materials are also recommended for soil health. जैसे कि मतलब ये कंपोस्ट, थक गया तो अदर कंपोस्ट इसका मतलब देखो, काउ डंग यूज़ करते हैं, उनका मल मूत्र यूज़ करते हैं अलग अलग एनिमल्स का। और कभी कभी आपने देखा रहेगा कि प्लांट्स का ही जो मरा हुआ पार्ट है, ये प्लांट्स का जो पत्ते हैं जो गिर के अभी सड़ गए हैं, तो सड़ा हुआ इकट्ठा करके उसको सड़ा के और ज़्यादा, और फिर क्या करते हैं वो फार्म में यूज़ करते हैं एज अ कंपोस्ट। ठीक है, सो ये भी रिकमेंडेड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो होता है समाप्त। होप कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों को सबको समझ में आया। तो कोई बहुत ज़्यादा खेल बड़ा नहीं है इसमें, हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दी गई है। आप इसका नोट्स लिख सकते हो, वीडियो देख देख के हर एक चीज़ों का नोट्स आप बना सकते हो और पढ़ सकते हो, बहुत इजीली चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो ज़रूर अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।